बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की फिजिक्स की एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल जो है वो हम कर रहे हैं। जो मश्की सवालात दिए गए हैं चैप्टर नंबर 12 जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसकी एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो पहले सबसे हमारे पास है मिसाल नंबर 1। तो मिसाल नंबर 1 जो है उसमें स्टेटमेंट जो हमें दी गई है वो है एक कन्वेक्स मिरर अपने सामने 66 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हुए जिस्म से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। तो जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में से, उसमें सबसे पहले हम इसी बात पे फोकस करेंगे, ये देखेंगे कि क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन चीज है वो क्या है, कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है, कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर हमें दिया गया है, जिसमें दूसरी बात हमें बताई गई है कि जो जिस्म मिरर के सामने जो जिस्म है वो 66 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है और मिरर की फोकल लेंथ, एक और चीज जो हमें दी गई है वो है मिरर की फोकल लेंथ। मिरर की फोकल लेंथ है 46 सेंटीमीटर और मालूम हमने करना है कि इमेज की पोजीशन क्या है। एक जिस्म मिरर के सामने, कन्वेक्स मिरर के सामने 66 सेंटीमीटर के फासले पर है और उस मिरर की फोकल लेंथ हमारे पास जो है वो है 40 सेंटीमीटर। हमने ये बताना है कि जो इमेज बन रहा है वो किस जगह पे बन रहा है। तो डाटा हमें जो गिवन है, जो दी गई चीजें हैं, पहली चीज हमें जो दी गई है 66 सेंटीमीटर के फासले पर जिस्म पड़ा है। तो मिरर से जिस्म तक का फासला, मिरर से जिस्म जो ऑब्जेक्ट है हमारा, मिरर से ऑब्जेक्ट का फासला, उसे हम लिखते हैं P। P हमें दिया गया है 66 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ F से लिखते हैं और फोकल लेंथ हमें दी गई है 40 सेंटीमीटर। अगर बुक में हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर वाला टॉपिक जो है पढ़े, उसमें फोकल लेंथ का जो हमें टॉपिक दिया गया है उसमें बताई गई है, ये बात मेंशन की गई है कि कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ जो है वो माइनस होती है, इसलिए हम फोकल लेंथ में 40 सेंटीमीटर के साथ ये नेगेटिव की अलामत भी लिखेंगे। मालूम हमने क्या करना है, इमेज की पोजीशन जो है उसे Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीजें हमें गिवन है, मालूम हमने करना है Q। तो फार्मूला हमारे पास है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये फार्मूला जो है हमें दिया गया बुक में कि अगर हमारे पास इन तीनों में से फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट का फासला जो है और जो इमेज की पोजीशन है, ये इन तीनों में से कोई दो चीजें अगर हमें गिवन है तो हम तीसरी चीज फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूले में हमने मालूम करना है Q, 1/q। वैल्यूज पुट करते हैं। F हमारे पास है -46, P हमारे पास है 66 और Q हमने फाइंड करना है, इसलिए इसे इसी तरह से लिख लेंगे। अब Q अगर हमने फाइंड करना है तो ये जो 1/66 है 1/66 है, ये दूसरी साइड पे हम ले जाते हैं। इस तरह से हमारे पास ये बन के आ गई है इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ये जो 46 है और 66 है, 46 और 66 जो दिए गए हैं, इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, लुज़ाफ़कल ले लेते हैं। अगर इसका हम लुज़ाफ़कल लें तो वो हमारे पास आ जाता है 1518। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे, लुज़ाफ़कल लेंगे, तो वो आ जाएगा 1518। 46 को अगर मैं तकसीम करूं 1518 के साथ तो मेरे पास आ जाता है -33 और 66 को अगर मैं डिवाइड करूं तो आ जाता है -23। उसे 1 से मल्टीप्लाई करें तो 23 लिखेंगे हम। इन दोनों को मैं अगर प्लस कर लूं, -56/1518 हमारे पास आ गया। Q हमने फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, Q फाइंड करने के लिए हम इसको दोनों साइडें जो है हमारे पास 1/q है और 56/158 है,
तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों वैल्यूज में एक मैथ में हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में 10th क्लास में मसला अक्स निस्बत, हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं या सिंपली हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब अगर मैं इन्हें डिवाइड करूं, तकसीम कर लूं मैं, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 27 सेंटीमीटर। इमेज जो बनेगा हमारा वो लेंथ से कितने फासले पर बनेगा, 27 सेंटीमीटर के फासले पर, ठीक है। और ये जो माइनस का साइन साथ आ रहा है, ये नेगेटिव का साइन, ये सिर्फ हमें बता रहा है कि जो हमारा इमेज बन रहा है ये मिरर के पीछे बन रहा है और वर्चुअल इमेज बन रहा है। माइनस का साइन जो आ रहा है, नेगेटिव का साइन आ रहा है, ये क्या शो करता है कि एक तो हमारा इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रहा है और दूसरा ये इमेज जो है ये वर्चुअल इमेज है। तो इमेज की पोजीशन अगर हमने मालूम करनी है, हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन और फोकल लेंथ दी गई है मिरर की, तो उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/f = 1/p + 1/q। और क्वेश्चन में जो बात याद रखने वाली, नोट करने वाली थी, वो ये नेगेटिव साइन हमने क्यों यूज किया, माइनस हमने क्यों लगाया इधर, कि बुक में हमने पढ़ा कि कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ जो है वो माइनस में होती है। अगर आप ये मिस कर देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, हल करते वक्त आपने सबसे पहले इसी बात पे ध्यान देना है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त, कि हमें दिया क्या गया, कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है, कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है। तो फिर आपका जो न्यूमेरिकल है उसका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। हमारे पास आया कि इमेज जो बनेगा वो 27 सेंटीमीटर मिरर की पिछली साइड पे बनेगा और वर्चुअल इमेज होगा। मिसाल नंबर 2 हमारे पास लिखी हुई है कि एक जिस्म कनकेव मिरर, क्या चीज हमें दी गई है, क्वेश्चन सॉल्व करना है हमने कनकेव मिरर के लिहाज से, ठीक है। कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है, पहली चीज हमें गिवन है फोकल लेंथ, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, उसके सामने 6 सेंटीमीटर के फासले पर जिस्म पड़ा हुआ है। दिया गया है कि एक जिस्म कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, जिस्म उस मिरर के सामने 6 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है। इमेज की पोजीशन हमने मालूम करनी है, हमने मालूम करना है कि उस जिस्म का जो कनकेव मिरर के सामने 6 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है उसका इमेज किस जगह पे बन रहा है। तो डाटा जो हमें दिया गया है, डाटा में पहली चीज हमें गिवन है फोकल लेंथ, वो है जी 10 सेंटीमीटर। दूसरी चीज जो हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर के फासले पर है P, जिस्म का फासला, मिरर से जिस्म का फासला जो है उसे हम P से डिनोट करते हैं और वो हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर। इमेज की पोजीशन हमने मालूम करनी है कि इमेज किस जगह पे बना है, Q हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला हम यूज करते हैं 1/f = 1/p + 1/q। वैल्यूज पुट करते हैं जो दी गई हैं, हमें कीमतें दर्ज करते हैं। f की जगह पे आ जाएगा 10, p की जगह पे आ जाएगा 6 और q हमने मालूम करना है। तो क्या करते हैं, ये जो 1/6 इधर जमा हो रहा है ये दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये 1/10 और 1/6 जो है इसका हम एलसीएम लेते हैं, रुदाफकल लेते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है 30। 10 3 बार 30 और 3 1 बार 3, 6 5 बार 30 और 5 1 बार 5। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ गया -2/30। अब पहले की तरह दो, या तो सिंपल हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या मसला अक्स निस्बत इस्तेमाल कर सकते हैं। डिवाइड करूंगा मैं तो ये Q मेरे पास आ गया 15, 2 15/30
सेंटीमीटर। तो जो इमेज बनेगा, इमेज की पोजीशन जो है वो क्या होगी, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर के फासले पर बनेगा। और ये जो नेगेटिव का साइन है ये क्या शो करता है कि जो इमेज हमारा बन रहा है ये मिरर के पीछे है। इमेज जो बन रहा है वो मिरर के पीछे और वर्चुअल इमेज बन रहा है। ये नेगेटिव का साइन हमें ये बता रहा है कि उसकी जो पोजीशन है वो मिरर के पीछे है 15 सेंटीमीटर, और जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो कनकेव मिरर के लिए अगर हमें फोकल लेंथ और जिस्म का फासला ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी गई है तो हम इमेज की पोजीशन जो है वो मालूम कर सकते हैं। और इसमें ये जो नेगेटिव का साइन आया, माइनस आया, ये शो कर रहा है कि जो हमारा इमेज बना है वो कनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर पीछे है और वर्चुअल इमेज है। 10th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 हम कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और जो लेक्चर्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेक्चर्स में हम सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट सिलेबस में दी गई जो एग्जाम्पल्स हैं और न्यूमेरिकल्स हैं, मशकी सवालात हैं, उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। और अभी हमारे पास है मिसाल नंबर 3, चैप्टर नंबर 12 की मिसाल नंबर 3। देखते हैं कि मिसाल नंबर 3 में हमें कौन सी चीजें गिवन है और क्या चीज हमने मालूम करनी है। रोशनी की रे हवा से गिलास की सतह के अंदर दाखिल होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है। पहली चीज जो हमें दी गई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो है 30 डिग्री। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया गया है 1.52 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने मालूम करना है। पहले तो ये हम देखते हैं कि रोशनी की रे हवा से ग्लास की सतह के अंदर दाखिल हो रही है। डेफिनेशन हमने पढ़ी है रोशनी की रिफ्रैक्शन की, कि रोशनी की रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सतह के साथ टकराए और रोशनी का कुछ हिस्सा जो है वो मीडियम एक से दूसरे में चला जाए तो वो अपने असल रास्ते से रोशनी हट जाती है थोड़ी सी। ये रोशनी की रिफ्रैक्शन हमने पढ़ी है। हमें दिया गया डाटा कौन कौन सा है, गिवन डाटा में जो हमारे पास पहली चीज है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो जाविया जिससे रोशनी टकराती है मीडियम के साथ जाके, मीडियम की जो सतह है उसके साथ जिस जाविये से जाके रोशनी ने टकराना है। ये हम रफ अमल में देखते हैं कि ये मीडियम की अगर सतह है और रोशनी की रे इस तरह से आके टकराई है, तो ये जो इस साइड पे ये जो जाविया बन रहा है टकराने का, जिस जाविये से वो रोशनी की रे जाके टकराई है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और लिखते हैं आई से उसे जाहिर किया जाता है, दिया गया हमें 30 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसे हम एन से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास 1.52 और हमने मालूम करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और हमने मालूम करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दोनों एंगल हमें दिए गए हैं। मालूम ये करना है कि टकराने के बाद रोशनी किस जाविये से जो है वो दूसरे मीडियम में चली जाती है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों के दरमियान जो निस्बत होती है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमें बुक में स्नेल का कानून दिया गया है, उसके मुताबिक हमारे पास फार्मूला क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है साइन आई ओवर साइन आर, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन है, उनके दरमियान एक कांस्टेंट निस्बत होती है, रेशियो होती है, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया 1.52, इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दिया गया 30 और हमने आर फाइंड करना है। क्या करते हैं हम कि ये जो साइन आर दिया गया इसकी जगह चेंज कर लेते हैं। ये साइड पे डिवाइड हो रहा है, तकसीम हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ज़रब, और ये 1.52 उस साइड पे चला जाएगा। ये मैथ में हमने इसके बारे में एक मसला दाल निस्बत जो है वो पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में।
अब क्या करते हैं कि साइन 30 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर की मदद से भी मालूम की जा सकती है और इसका टेबल भी दिया गया 9th क्लास की फिजिक्स में। इसके बारे में चैप्टर नंबर 4 में एक टेबल दिया गया था, ये आप कैलकुलेटर की मदद से भी मालूम कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देंगे 3, साइन कॉस टेंजेंट। तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास है 0.5। अब क्या करूंगा कि ये 0.5 को तकसीम करना है 1.52 से। 0.33 मेरे पास आ जाता है। क्वेश्चन में मुझे कहा गया है कि मैंने एंगल फाइंड करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। तो ये जो साइन है, साइन दूसरी साइड पे चला जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि कैलकुलेटर की मदद से हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स फाइंड करेंगे 0.33 का, जो कि आ जाता है 19.2 डिग्री, 19.2 डिग्री। तो जो रोशनी की जो रे टकरा रही है 30 डिग्री के जाविये से, वो किस जाविये से रिफ्रैक्शन उसकी होने के बाद वो अपने असल रास्ते से हट जाएगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा बनेगा 19.2 डिग्री। ये था हमारा सवाल नंबर 3। चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करते हैं अभी हम। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें स्टेटमेंट दी गई है कि पानी का क्रिटिकल एंगल मालूम करें। पहली चीज हमें क्या बताई गई है कि क्रिटिकल एंगल हमने मालूम करना है। अगर रिफ्रैक्टिव एंगल हमारे पास है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि पानी और हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें जो दिया गया है वो है 1.33 और 1। तो डाटा जो हमें गिवन है उसमें हमने मालूम करना है क्रिटिकल एंगल। और अगर रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री हो, पानी और हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया गया है, तो समझने वाली चीज इस क्वेश्चन में ये है कि आपका एंगल, अगर रोशनी रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट होने का मतलब है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रोशनी जो है वो चली जाती है और अपने असल रास्ते से हट जाती है थोड़ी सी, तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होती तब है जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो रिफ्रैक्टिव एंगल के बराबर हो। ये जो क्रिटिकल एंगल है हमारा, सॉरी रिफ्रैक्टिव एंगल के बराबर नहीं, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो। क्रिटिकल एंगल से अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा तो रोशनी रिफ्रैक्ट नहीं होगी, जबकि रोशनी रिफ्लेक्ट होगी। फिर रोशनी फिर मीडियम से टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी। तो अगर हमने पानी का क्रिटिकल एंगल मालूम करना है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये इधर हमारा क्रिटिकल एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है। अभी मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्शन होती ही तब है जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो, उससे बड़ा ना हो। तो फाइंड हमने करना है क्रिटिकल एंगल। सॉरी, डाटा जो हमें दिया गया वो हम लिखते हैं। क्रिटिकल एंगल हमने मालूम करना है जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर भी होता है। अगर रिफ्रैक्टिव एंगल हमारे पास आर हमारे पास है 90 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया गया है 1.33, पानी और हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया गया है 1.33। ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पानी का। और हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मालूम करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला जो हमें स्नेल के कानून के मुताबिक दिया गया है उसकी मदद से हम क्रिटिकल एंगल मालूम करते हैं। दिए गए फार्मूले में वैल्यूज अगर हम पुट करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया गया है 1.33, साइन आर हमें दिया गया, रिफ्रैक्टिव एंगल हमारे पास है 90 डिग्री, आई हम मालूम करेंगे क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल जो है वो इक्वल होंगे, तब जाके रोशनी की रिफ्रैक्शन होगी। तो आई हमने फाइंड करना है, आई जो है वो दूसरी साइड पे, साइन आई इस साइड पे ले आते हैं और 1.33 डिवाइड कर लेते हैं इस साइड पे। तो आई हमने मालूम करना है, पहले क्या करेंगे, साइन 90 की वैल्यू पुट करेंगे। साइन 90 की वैल्यू हमारे पास है 1, अब हम डिवाइड करेंगे 1 को 1.33 से, 1/1.33 अगर हम सॉल्व करते हैं 0.752 हमारे पास आ जाता है तकसीम करने से। अब हमने आई मालूम करना है, एंगल हमने मालूम करना है, तो साइन दूसरी साइड पे जाके इनवर्स हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने मालूम करना है जो कि क्रिटिकल एंगल है हमारा, तो आई हम मालूम करेंगे जो हमारे पास आ जाता है 48.8 डिग्री। क्रिटिकल एंगल पानी का क्या आ जाता है 48.8 डिग्री। आई हमने क्यों मालूम किया है, ये मैंने आपको क्वेश्चन शुरू करते वक्त ही बताया है कि अगर आपने रिफ्रैक्शन को पढ़े, रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक को या टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक को, तो उसमें ये बताया गया हमें कि अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल बराबर होंगे तब जाके रोशनी जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाती है तो वो अपने असल रास्ते से हट जाएगी। अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो रोशनी दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी बल्कि उस मीडियम की सतह से टकरा के वापस पहले वाले मीडियम में आ जाएगी। इसलिए हमने आई मालूम किया, आई हमारा इस क्वेश्चन में जो है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वली होगा। तो क्रिटिकल एंगल हमारे पास पानी का कितना आ गया है 48.8 डिग्री। चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की मिसाल नंबर 5 हल करने लगे हैं हम। मिसाल नंबर 5 में हमें बताया गया है कि एक आदमी जिसका कद 1.7 मीटर है। पहली चीज जो डाटा में हमें दी गई है 1.7 मीटर कद है एक आदमी का। ये हमारे पास है जिस्म की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है। उसके बाद कैमरे के सामने 2.5 मीटर पर खड़ा है। कैमरे से जो फासला है उस आदमी का वो है 2.5 मीटर और कैमरे के अंदर कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमें दी गई है 0.05 मीटर। मालूम हमने सवाल में क्या करना है कि इमेज का फासला क्या होगा, जो इमेज बनेगा उस आदमी का, उस इमेज का लेंस से कैमरे से फासला क्या होगा ये हमने मालूम करना है। और साथ ये भी मालूम करना है कि इमेज जो है वो रियल बनी है या वर्चुअल इमेज बनी है। तो दिया गया जो क्वेश्चन है उसमें डाटा हमें गिवन है कि एक आदमी जिसका कद, आदमी के कद की ऊंचाई हमें दी गई है, इसे हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया गया 1.7 मीटर। कैमरे के सामने 2.5 मीटर पर खड़ा है। जो लेंस से फासला है उस जिस्म का, पी से उसे हम डिनोट करते हैं, वो है 2.5 मीटर। कैमरे के अंदर कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमें दी गई है 0.05 मीटर। इमेज का फासला हमने मालूम करना है। इमेज के फासले को हम क्यू से डिनोट करते हैं।
और साथ हमने बताना है कि इमेज जो है वो रियल बनी है या वर्चुअल इमेज बनी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला एक बटा एफ इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फार्मूले में अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, मुझे एफ दिया गया है, एफ है 0.05, पी भी मुझे दिया गया है 1.25 और क्यू मालूम करना है। तो क्या करेंगे, ये जो 2.5 है, 1/2.5, ये हम एक बराबर की दूसरी साइड पे ले आते हैं। पहले की तरह जो है वो एलसीएम हम मालूम करेंगे, जुदाफकल लेंगे दोनों साइडों का। अगर मैं इसका जुदाफकल लेता हूं, जुदाफकल में मैं दोनों लिख लेता हूं, तो ये 0.05 कैंसिल हो जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। इसी तरह 2.5 के कैंसिल होकर 0.05 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद ये 2.5 में से मैं माइनस करूंगा तो आ जाएगा 2.45, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, जरब दूं, तो जरब देने से मेरे पास आ जाता है 0.125। क्यों मैंने मालूम करना है, तो क्या करूंगा, मैं इन दोनों को रेसिप्रोकल इनका कर लूंगा, इन दोनों को मैं इनवर्स कर लूंगा। मसला अब्दाल निस्बत से मालूम कर सकता हूं मैं, या इन्हें सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा और अगर इन दोनों वैल्यूज को मैं डिवाइड कर लूं तो आंसर मेरे पास आ जाता है 0.05 मीटर। इमेज जो बनेगा उस जिस्म का कैमरे के सामने 2.5 मीटर के फासले पर जो हमारे पास जिस्म है, उसका जो इमेज बनेगा वो बनेगा 0.05 मीटर। अब हमारे पास जो क्यू आया है, क्यू भी अगर हम देखें तो ये जमा वाली वैल्यू है, पॉजिटिव साइन है इसका, और जो हमें जिस्म का फासला दिया गया है उसका साइन भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है, जो हमने बताना था कि मालूम करेंगे इमेज रियल है या वर्चुअल है, तो हमारा जो इमेज बना है वो पॉजिटिव साइन है दोनों, तो इमेज हमारा बना है, रियल इमेज है। जो इमेज बना है वो 0.05 मीटर के फासले पर है लेंस से, और रियल इमेज बना है हमारा। साथ हम इसमें ये बात भी देखते हैं कि जो कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, क्वेश्चन हमने किया मिरर से रिलेटेड एग्जांपल, तो कन्वेक्स अगर हमारे पास मिरर था तो उसकी फोकल लेंथ हमारे पास नेगेटिव थी, माइनस का साइन था, लेकिन कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमारी जो है वो मुस्बत होती है, जमा होती है। और क्वेश्चन सॉल्व एक हमने सामने कर दिया है, जिसमें हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दी गई है जिस्म का, हमें उन्होंने बताया कि आदमी का कद कितना है, ऊंचाई कितनी है। न्यूमेरिकल में किसी भी जगह पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इस्तेमाल करने की जरूरत हमें पेश नहीं आई, लेकिन इससे अगली जो एग्जांपल है या कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं उनमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज हमें दिया गया होगा, जिसकी मदद से हमने मैग्निफिकेशन मालूम करनी है लेंस की, कि लेंस इमेज को कितना बड़ा करके दिखाता है या कितना छोटा करके दिखाता है। चैप्टर नंबर 12 की जो एग्जांपल्स मिसालें दी गई हैं स्मार्ट सिलेबस में, एग्जाम्पल नंबर जो हमारे पास 12.6 है, छठी मिसाल है, वो आखिरी मिसाल है इस चैप्टर की। एक कनकेव लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। पहली चीज हमें जो दी गई है वो है कि हमारे पास एक कनकेव लेंस है और उसकी फोकल लेंथ हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर। लेंस से जिस्म को कितने फासले पर रखा जाए, जो चीज हमने मालूम करनी है वो ये मालूम करना है कि लेंस से जिस्म को कितने फासले पर रखा जाए। जिस्म का जो फासला है लेंस से वो मालूम करना है। इससे बनने वाले इमेज का लेंस से फासला 10 सेंटीमीटर हो, कि जो इमेज बनेगा उसका फासला, इमेज का फासला 10 सेंटीमीटर का हो। और साथ हमने मालूम करना है कि लेंस की मैग्निफिकेशन क्या होगी। लेंस की मैग्निफिकेशन मालूम करनी है।
जो दिया गया डाटा हमारे पास है क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें बताया गया है कि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमारे पास है जी 15 सेंटीमीटर। तो कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ जो है वो हमने पढ़ा है, माइनस होती है, मनफी की अलामत, नेगेटिव की अलामत हम इस्तेमाल करेंगे। जिस्म का फासला हमने मालूम करना है जिसे हम P से डिनोट करते हैं, और इमेज का लेंस से फासला Q जो है वो हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर, जिसके साथ नेगेटिव का साइन लिखेंगे, क्योंकि कनकेव लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ माइनस में है और उससे बनने वाला इमेज जो है उसका फासला भी हम माइनस में लेंगे। दूसरी चीज हमने मालूम करनी है मैग्निफिकेशन, M मालूम करना है। मैग्निफिकेशन मालूम करनी है लेंस की हमने, और फासला मालूम करना है हमने कि लेंस का और जिस्म का जो फासला है वो कितना है। फार्मूला हम पहले वाला इस्तेमाल करते हैं जो पिछली एग्जांपल्स और नुमेरिकल, फार्मूले में वैल्यूज हम पुट करते हैं 1/f, f की जगह पे आ गया -15, p हम मालूम कर, और q की जगह पे आ गया -10। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने 1/p, ये p मालूम करना है, तो ये 1/10 जो हमारे पास है इसे दूसरी साइड पे ले आते हैं। ये -10 था, तो बराबर की दूसरी साइड पे आके ये जो नेगेटिव का साइन है ये चेंज हो गया, पॉजिटिव में जमा हो गया। एलसीएम लेते हैं सिंपल हम इनका, 15 और 10 का एलसीएम आ जाता है 30। 15 2 बार 30 और 2 1 बार 2, 10 3 बार 30 और 3 1 बार 3। सॉल्व करते हैं, 3 में से अगर 2 माइनस किया तो 1 आ गया। P हमने मालूम करना है, तो इन्हें सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। P हमारे पास आ जाएगा जी 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दो चीजें हमने मालूम करनी है। एक हमने मालूम कर लिया है कि लेंस का और जिस्म का जो फासला है वो 30 सेंटीमीटर का होगा, तो फिर जाके जो इमेज हमारा बनेगा वो 10 सेंटीमीटर का बनेगा अगर उस कनकेव लेंथ की फोकल लेंथ हुई 15 सेंटीमीटर। दूसरी चीज हमने मालूम करनी है मैग्निफिकेशन, M हमने मालूम करना है। M के लिए हमारे पास फार्मूला है कि जो इमेज का फासला है उसकी और जो जिस्म का फासला है लेंस से, उन दोनों की निस्बत अगर हम मालूम करेंगे तो मैग्निफिकेशन हमारे पास आ जाएगी। Q हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया Q -10 और P हमारे पास आ गया 30। अभी हमने क्वेश्चन में P मालूम किया है, 30 आ गया। M हमारे पास आ जाता है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो -1/3। मैग्निफिकेशन लेंथ की हमारे पास आ गई है -1/3। जिस्म से फासला 30 सेंटीमीटर का है। मैग्निफिकेशन होती है कि कोई भी लेंस किसी भी जिस्म से बनने वाले इमेज को कितने गुना छोटा या कितने गुना बड़ा करके हमें दिखाता है। तो अगर हमारे पास M आ गया 1/3, तो इसका मतलब है कि जो लेंस के सामने हमारे पास जो जिस्म है, जिस्म की ऊंचाई जो है उससे 1/3 मतलब 1/3 छोटा कर देगा इमेज को, 1/3 कर देगा उस जिस्म को। जो इमेज बनेगा वो जिस्म की ऊंचाई से 1/3 गुना कम होगा, और ये नेगेटिव का साइन शो कर रहा है कि वो इमेज जो बनेगा वो इमेज भी उल्टा होगा। मैग्निफिकेशन हमारे पास जो आई है 1/3, ये शो कर रही है कि जो इमेज बना है जिस्म की लंबाई से उसकी लंबाई 1/3 गुना कम है, और ये माइनस का साइन साथ शो कर रहा है कि वो इमेज भी उल्टा बना है। ये एग्जाम्पल थी हमारे पास 12.6 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, हमारे पास चैप्टर था, चैप्टर नंबर 12 10th क्लास का। उसके एग्जाम्पल्स सारी हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब उसके जो मश्की सवालात न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं वो सॉल्व करते हैं।